सो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड पढ़ रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एंड सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे दूँ। आई एम सार्थक शर्मा। ओके, तो आई विल स्टिक टू माई पॉइंट, मतलब स्टिक टू माई कमिटमेंट। जो मैंने आपको बोला था कि मैं ऑडिट की कवरेज करवाऊंगा, डेफिनेटली करवा रहा हूँ। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स। ओके, जो जो चैप्टर मैंने आपको पिछले वीडियो में पार्ट 1 उसका कवर करवाया था, विच वॉज इंटरनल कंट्रोल्स, तो उसी का मैं पार्ट 2 लेके आ गया हूँ। दिस इज पार्ट 2। और जहाँ तक मैंने पिछला करवाया था उससे मैं आगे करवाने वाला हूँ। तो बेसिकली होपफुली इस वीडियो में ये इंटर कंट्रोल्स वाला पार्ट जो है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवा दूँ कि लास्ट टाइम मैंने जहाँ तक पढ़वाया था, थोड़ा सा मैं उसको बता दूँ कि मैंने कहाँ तक करवाया था। खाली आपको हेडिंग हेडिंग बता देता हूँ। तो हमने सबसे पहले हम लास्ट वीडियो में हमने जो रीसेंट करा था वो करा था कंपोनेंट्स ऑफ इंटर कंट्रोल्स तक हमने कर लिया था। इसमें भी हमने कंट्रोल इन्वायरमेंट कर लिया था और रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कर लिया था। जो हमको लेक्चर 2 स्टार्ट, जो आज का स्टार्ट करना है, वो हमको करना है कंट्रोल एक्टिविटीज से इन्फो सिस्टम, मतलब उसके आगे बढ़ते जाएंगे। मॉनिटरिंग, विंटर कंट्रोल, ये सारे कंपोनेंट्स कवर करेंगे, फिर उसके बाद का थोड़ा सा कवर करेंगे। ठीक है, तो मज़ा आएगा, देखते रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी अब बिना टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, तो यस, यहाँ से मेरे को स्टार्ट कराना था। मैंने आपको रिस्क प्रोसेस तक बता दिया था। तो कंट्रोल एक्टिविटीज़ ये है फोर्थ, सेकंड, सॉरी, थर्ड कंपोनेंट आता है किसका, इंटरनल कंट्रोल्स का। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको थोड़ा सा बताता हूँ, लाइक कंट्रोल एक्टिविटीज़। अब देखो, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या होता है और कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या होता है। मतलब ये दोनों, अगर देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो वो क्या करते हैं, इसका थोड़ा इंटरचेंज करके लिखाते हैं, लेकिन उसके फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि सराउंडिंग्स क्या है इंटर कंट्रोल के आसपास। कंट्रोल एक्टिविटीज़ का मतलब है कि भाई कंट्रोल्स ही कौन से लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात, कंट्रोल कंट्रोल कौन से लगाए गए हैं, मतलब किस टाइप के कंट्रोल्स लगाए गए हैं, क्या कंट्रोल लगाए गए हैं, उनका फंक्शंस क्या है। तो मतलब सब कुछ जो जो आपने कंट्रोल लगा दिए उसी को ही बोलते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। अगर आपको कंट्रोल एक्टिविटीज की थोड़ा सा भी लिखना है तो आई बिलीव कि ये जितना मैंने लिख रखा है इतना एनफ रहेगा। इसके अराउंड अगर आपको थोड़ा और बुक में अगर आपको मिल रहा है या आपको जहाँ से भी आपने क्लास वगैरह फुल ली है तो आप उन्होंने भी कुछ लिखवाया तो आप उसमें भी थोड़ा मर्ज कर सकते हो। बाकी मेरे ख्याल से इतना एनफ रहेगा जो मैंने आपको बताया। ये इसके अंडर आप थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे, मतलब इसको एक एक दो पॉइंट लाइन लिख के लिख दोगे तो आपका चल जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल एक्टिविटीज होती हैं सबसे पहले दो तरह की। दो तरह की नहीं, मतलब कंट्रोल्स के टाइप्स है, एक तरह से एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, सबसे पहले ए पॉइंट में हम कवर करते हैं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव। मतलब भाई सारे पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स जो हमसे आप लगा रहे हो, मतलब अ, जो आपको ये एक एश्योरेंस देने वाले हैं, जिनको यूजर्स को जो एश्योरेंस देने वाले हैं कि भाई आपके एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स भाई कंप्लीट होने वाले हैं, अचीव हो जाएंगे इन पॉलिसी प्रोसीजर्स से। ठीक है, अब वो कौन से पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं भाई, देखो भाई एग्जांपल सीधी सी बात की, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपका कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कौन सी पॉलिसीज वगैरह फॉलो हो रही हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे परचेज प्रोसेस होता है। ठीक है, तो पहले परचेज प्रोसेस क्या होता था कि फॉर एग्जांपल आपकी एंटिटी थी, उसमें पहले परचेज प्रोसेस कंडक्ट ऐसे होता था कि सिर्फ मान लो अ, आपने किसी को स्टोर कीपर बिठा रखा था, वो क्या करता था, सिर्फ परचेज, उसका काम सिर्फ परचेज करना था रॉ मटेरियल को। वो परचेज करता था और एज इट इज़ परचेज करने के बाद वो एज इट इज़ क्या करता था, सीधा परचेज करता था और वो एंट्री कर देता था जर्नल में। ठीक है, वही परचेज कर रहा था, वही जर्नल एंट्री मतलब सब एंट्री कर देता था। तो एक तरह से ओनर को कभी कभार डाउट हो सकता था कि भाई ये वाकई में बंदा परचेज कर रहा है, क्योंकि देखो इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आप कंट्रोल इसमें कुछ नहीं लगा रखा आपने परचेज एक्टिविटी में, परचेज प्रोसेस में आपने कुछ कंट्रोल नहीं लगा रखा, तो एक रिस्क है कि भाई हो सकता है कि वो झूठा, मतलब झूठा अमाउंट शो कर दे। मतलब फॉर एग्जांपल कि हो सकता है उसने इतना परचेज असली में ना कर रखा हो, बट वो शो कर दे कि इतना कंट्रोल, इतना मैंने परचेज कर लिया है, अमाउंट कुछ मतलब बढ़ा के दिखा दे। हो सकता है ना कि थोड़ा सा अमाउंट, मतलब हो सकता है कि चोरी कर ले, सीधी सी बात, मतलब क्लियर कट बोलूँ तो चोरी कर ले और अमाउंट दिखा दे ज़्यादा, मतलब बेवकूफ़ बना दे एक तरह से जो ओनर है एंटिटी का। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करा, उसको बोल दिया कि भाई तू परचेज करेगा ना तो सबसे पहले इन्वॉइस उनसे ले लियो, जिनसे मतलब तुम्हारे सप्लायर जो है हमारे रॉ मटेरियल के, उनसे इन्वॉइस लियो, पक्का इन्वॉइस, मतलब पक्का बिल लियो, कच्चे काम मतलब कच्चे कागजों में मत चलाइयो। पक्का बिल लियो, मतलब पक्का बिल मतलब जीएसटी इन्वॉइस वगैरह कटवा के सब कुछ लियो। ठीक है, बिल ऑफ सप्लाई लियो उनसे। उसके बाद बिल ऑफ सप्लाई को तू सबसे पहले क्या करियो, अ, हमारा जो, मतलब क्या बोलते हैं, जो डिपार्टमेंट का हेड है उसको ट्रांसफर कर दियो वीकली बेसिस पे, या कुछ भी आपने कंट्रोल लगा दिया, मतलब वीकली बेसिस पे कर दियो या डेली बेसिस पे कर दियो। ठीक है, अगर काफ़ी बड़ी एंटिटी है जो डेली बेसिस पे कर दियो, वरना छोटी है तो थोड़ा वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे ट्रांसफर कर दिया करियो परचेज का अमाउंट।
मतलब परचेज के जो सारे बिल्स जमा होंगे वो उसको जमा कर दियो। तो आपने दो कंट्रोल एक्टिविटीज लगा दी, कौन सी कि सबसे पहले तो इन्वॉइस लियो, मतलब हमको इन्वॉइस का पूरा पता होना चाहिए, ओनर को इन्वॉइस का पूरा पता होना चाहिए, तो ये एक कंट्रोल एक्टिविटी है। दूसरा आपने बोला कि जो भी सारे तू इन्वॉइस लेगा वो तू वीकली बेसिस पे ट्रांसफर कर, या कुछ भी मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे ट्रांसफर कर दियो, किसको, जो डिपार्टमेंट का हेड होगा। तो एक तरह से ये आपने कंट्रोल, दो कंट्रोल लगा दिए परचेज प्रोसेस में, तो एक तरह से आपकी रिलायबिलिटी बढ़ गई परचेज प्रोसेस की। तो ये क्या इंश्योर कर सकता है, ये इंश्योर करेगा कि भाई आपके ऑब्जेक्टिव सारे अचीव हो पा रहे हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए तो भाई व्हाट इज दिस, दिस आर द पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो आपने एक प्रोसेस में इंडल्ज कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया, ताकि आपके एक रिलायबल हो जाए कि भाई एक रिलायबिलिटी या एक एश्योरेंस मिल जाए कि हाँ भाई ऑब्जेक्टिव अचीव हो पा रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द कंट्रोल एक्टिविटीज। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सम अदर कंट्रोल एक्टिविटीज आर एज फॉलोज। मतलब भाई ये भी सारे एग्जांपल्स है कंट्रोल एक्टिविटीज के, ठीक है। अब एक एक करके एग्जांपल बताता हूँ आपको, इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये नाम से समझ आ जाता है, ठीक है। क्या है एसओडी, एसओडी का मतलब जहाँ पे भी हो तो आप पढ़ लेना, एसओडी का मतलब होता है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब सामने उसके डेफिनेशन भी लिख रखी है, ऑल एक्टिविटीज शुड बी कंडक्टेड बाय वन पर्सन। मतलब भाई अ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने परचेज में पूरा एक, मतलब तीन बंदे डाल दिए, आपने बोला कि तीन बंदे भाई तीनों मिलकर परचेज करो, तो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क हो रहा है, आपके ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। मतलब वो कुछ और काम करते हैं बट आपने उनको जबरदस्ती परचेज प्रोसेस में ही घुसेड़ दिया। इसका मतलब कि परचेज तो देखो एक बंदा भी कर लेगा, तीन बंदे भी कर लेंगे, बट आप अगर समझदार होगा कोई बंदा तो वो करेगा ना कि भाई एक बंदे को मैं परचेज पे लगा दूं, एक को सेल्स पे लगा दूं, एक को मैं प्रोडक्शन जितना हो रहा है उस पर वेस्टेज वगैरह पे उसके डिपार्टमेंट में असाइन कर दूं, है ना। तो ये हो गया सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, मतलब ऑल एक्टिविटी शुड बी कंडक्टेड बाय वन पर्सन। आपने बांट दिया तो इससे क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क कम हो जाएगा, मतलब एक रिस्क ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब एक दूसरे के काम में थोड़ा इंटरफेरेंस कम हो जाएगी, तो उससे काम थोड़ा एफिशिएंटली कंडक्ट हो पाएगा, ठीक है। दूसरा कंट्रोल एक्टिविटी क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मतलब सॉरी, कंट्रोल्स ओवर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। मतलब कंट्रोल्स ओवर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा आपने कुछ जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कैलकुलेशंस के लिए एक बंदा आपने कर दिया, जो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिटर क्या करता है, एक ऑडिटर होता है, तो एक तरह से कभी कभार ऑडिटर अपने आर्टिकल, जैसे आप आगे आर्टिकलशिप में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि आप वाउचिंग वगैरह करते हो, है ना। वाउचिंग वगैरह का मतलब क्या है, सीधा सा वाउचिंग का मतलब है कि भाई आपको जो, देखो, एक होगा डिपार्टमेंट उसमें जो आपका पूरा बुक्स मतलब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा, है ना। तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें ही आपने एक बंदा जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहा है और एक बंदा जर्नल एंट्री को चेक कर रहा है, मतलब अमाउंट वो वाउचिंग कर रहा है। मतलब सीधी सी बात, सारे जो बिल्स आ रहे हैं वो देख रहा है कि भाई सारे परचेज या सेल्स के जो बिल्स हैं उसको लेजर में पोस्टिंग राइट करेक्टली हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि अगर करेक्ट बिल नहीं करोगे, मतलब एक तरह से आप वाउच नहीं करोगे या उसको आप पता नहीं करोगे भाई एक्यूरेटली ये अमाउंट ट्रांसफर करा गया है या राइट करा गया या नहीं करा गया अकाउंट्स में, तो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, प्रॉफिट लॉस में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी और आपका एक्यूरेट प्रॉफिट लॉस नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो गया, मतलब या तो आप कुछ ऑटोमेटेड कंट्रोल लगा दो, मतलब जैसे आप, जैसे टैली वगैरह में होता है तो उसमें आपने कुछ ट्रांजेक्शन में ऑटोमेट कर दिया है ना। तो या फिर आप मैनुअली चेक करवा लो कि भाई वाउचिंग करवा लो कि भाई एक तरह से क्रॉस चेकिंग हो गई कि भाई चेक भी सही भी हो रहा है या नहीं हो रहा, दूसरी बार देख ले, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा। नाउ थर्ड वन इज, थर्ड कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट। देखो इसका एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं बताता हूँ। देखो अ, आपको ना डाउट हो रहा था, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में एग्जांपल लिया था, आपके पापा को डाउट हो रहा था कि भाई मेरा एक ब्रांच इधर है, एक ब्रांच कहीं और है। तो मैं एक ब्रांच में बैठता हूँ, एक ब्रांच में मैंने स्टोर कीपर बिठा रखा है, मतलब मेरा एक गोडाउन है, तो उस गोडाउन में मैंने किसी बंदे को बिठा रखा है जो मेरा स्टोर देखता है, स्टोर का सब लेन देन करता है, सब कुछ वो देखदारी वही करता है, ठीक है। मतलब वो स्टोर कीपर है तो उसको मैंने बिठा रखा है, पूरा हिसाब गल्ला वल्ला सब उसके पास रहता है उस गोडाउन का। अब आपको थोड़ा सा डाउट है कि भाई ये बंदा हो सकता है कि चोरी कर रहा हो, इन्वेंट्री की चोरी कर रहा हो, या फिर हो सकता है भाई कैश की चोरी कर रहा हो सीधा सीधा, ठीक है। आपके पापा को डाउट हो सकता है, तो एक बेस्ट इसका एग्जांपल ये होता है कि देखो इन्वेंट्री की चोरी के लिए तो सीसीटीवी लगवा दो, और जो कैश की चोरी के लिए है उसके लिए आप क्या लगा सकते हो, एक लॉक लगा सकते हो, मतलब एक लॉक लगा सकते हो। अ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लॉक, आपने कुछ भी लॉक लगा दिया यार, मतलब आप एक तरह से आपने लॉक लगा दिया और उसकी चाबी अपने पास रख ली, ठीक है। उसको आपने बोला कि भाई ये गल्ला यहीं पे रहेगा, जितना भी सारा दिन का पैसा आएगा वो मैं सीसीटीवी से पता कर लूंगा, ठीक है, तू कोई मतलब डिफॉल्ट तो नहीं कर रहा है, और जो सारा पैसा होगा तू मुझे रात को घर पे आके दे दिया करेगा, ठीक है। एक तरह से आपने गल्ले को लॉक कर दिया, या फिर आपने कुछ भी, मतलब आप समझ गए हो गया, आई होप कि समझ गए हो गया, आपने गल्ले को ताला लगा दिया कि भाई वो बंदा चोरी ना कर पाए, ठीक है।
वहाँ पे जो भी आपको थोड़ा चांस, जितने भी जीरो मतलब 1% चांस बनता था चोरी का कैश की, वो भी अपने रोक दिया, और सीसीटीवी लगा के तो अपने थोड़ा पूरा ही रोक दिया कि भाई अब तो चोरी कर ही नहीं सकता। बट स्टिल एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होती, चोरी हो सकती है कभी भी, वो तो आदमी के ऊपर है, वो तो कितना ईमानदार है ये कैसा है, वो तो चोरी कर ही लेगा। नाउ द फोर्थ कंट्रोल इज कंट्रोल एक्टिविटी परफॉर्मेंस रिव्यूज कंपैरिजन विद बजटेड डेटा। फॉर एग्जांपल, इसका कंट्रोल सबसे बड़ा बेटर मतलब होता है कि आपने बजट बनाए, ठीक है, और उसी को तुमने ईयर एंड पे टैली कर लिया अपने जो पूरा एक्चुअल डेटा था, मतलब तुम्हारी एक्चुअल सेल्स कितनी होनी चाहिए थी, इतनी तुमने टारगेट कराया था, टारगेट मतलब बजट, तुमने बजट बनाया था मेरा होना चाहिए था 1 लाख की सेल्स, हुई मेरी 80,000 की सेल्स। तो हम भाई अंडर मतलब हमने अंडर सेल्स करी है कितनी, 20,000 की हमने अंडर कम सेल्स करी है। तो इसका मतलब हम कहाँ, तो उससे पता लगेगा कि भाई आप कहाँ पे लैग कर रहे थे या कहाँ पे अपने थोड़ी मतलब दिक्कत हो गई है ना। तो वो सब होते हैं आपके परफॉर्मेंस रिव्यूज, मतलब आपको परफॉर्मेंस का पता लग रहा है कि भाई फर्म की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। तो आई होप कंट्रोल एक्टिविटीज ये कंपोनेंट था, थर्ड कंपोनेंट था, आई होप ये समझ आ गया होगा, बस ये इतना ही है बेसिक। एक तरह से सॉरी, एक तरह से कंट्रोल एक्टिविटीज के क्या लिख रखे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल्स ही लिख रखे हैं, ठीक है। बाकी कंट्रोल एक्टिविटीज तो पता ही है यार आपको, मतलब नाम से समझ आ रहा है कि ये सारे कंट्रोल, आपने कंट्रोल ही बेसिकली कंट्रोल के बारे में बता रहे हैं कि कंट्रोल कितने कितने तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो नाउ अब आगे चलते हैं। ये सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, ये आया भी हुआ है बहुत बार एग्जाम में, रिसेंट एग्जाम में भी आया था। तो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स ये भी कंपोनेंट है। देखो आपने कंट्रोल्स लगा दिए, सिर्फ कंट्रोल लगाना नेसेसरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि भाई कंट्रोल ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर आप कंट्रोल को रिव्यू नहीं करोगे, मतलब आपको पीरियोडिकली या कुछ भी, मतलब आपने मंथली बेसिस या वीकली बेसिस या डेली बेसिस जैसे भी आपको करते हो, या ईयर कुछ भी करके आप कंट्रोल्स को रिव्यू नहीं करोगे, तो कंट्रोल्स लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों? क्यों? अब सबसे बड़ी बात क्यों भाई, क्योंकि कंट्रोल्स आपने लगा दिए, तो अगर किसी बंदे को पता होगा कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सीसीटीवी लगाया, तो अगर आपके जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको पता है कि भाई सीसीटीवी तो चेक होता ही नहीं है, मतलब हम चोरी भी कर लें, तो वो बंदा चेक कर, मतलब हमारा जो ओनर है या फिर भी जो भी बंदा रिस्पॉन्सिबल है इस कंट्रोल्स के लिए, वो बंदा इसको चेक करना ही नहीं वाला, तो हम मतलब वो फ्रॉड करते रहेंगे, वो सीसीटीवी होने उनके ना होने से कोई उनको मतलब फर्क ही नहीं पड़ने वाला है ना। तो इसलिए मॉनिटरी ऑफ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ये अभी जो मैंने आपको बताया ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ये तो नाम से ही समझ आता है। नाउ आपको ये लिखना क्या है, ठीक है, मतलब लॉ जो आपकी बुक की लैंग्वेज है वो है प्रोसेस ऑफ, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, मतलब वो किस तरह की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एक तरह से पता करने की, मतलब कितने इफेक्टिवली कंट्रोल आपके रन कर रहे हैं, ठीक है। इफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ उनका रिलीवेंस घट तो नहीं रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा कि टाइम के साथ साथ भाई कंट्रोल जो आपके हैं वो मतलब क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं, अप टू डेट नहीं है, आपके कंट्रोल्स अप टू डेट नहीं है, मतलब आपके कंट्रोल्स क्या है, लैग कर रहे हैं टाइम के साथ, मतलब ऐसा ना हो कि उनका रेलिवेंस कम होता जा रहा हो टाइम के साथ, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब नाउ ये कैसे कर सकते हैं, दिस कैन बी असेस्ड बाय द, ये बाय है बीटी नहीं है सॉरी, दिस कैन बी असेस्ड बाय द ऑनगोइंग वैल्यूएशन, मतलब अगर ऑडिट करने आया तो ऑडिटर ही कर ले, या फिर वो इंटर कंट्रोल्स के एक मॉनिटरिंग के लिए आप अलग से एक ऑडिट का करवा सकते हो, ठीक है, मतलब एक अलग से आप एक एंगेजमेंट करवा सकते हो, वो कोई भी कर सकता है जो मतलब प्रोफेशनल हो इंटर कंट्रोल में, ठीक है, या फिर उसमें एक्सपर्ट हो, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब या तो हो सकता है कि भाई आप कभी कभार ऑडिट के साथ थोड़े से कंट्रोल चेक करवा लिए, और ऑडिट के बाद आपने सेपरेटली कुछ जो कंट्रोल्स को पूरा फोकस अच्छे से करना था उनको आपने बाद में अलग से करवा लिया, ठीक है। तो ये एकम्प्लिश हो सकता है कैसे, मॉनिटरिंग कंट्रोल्स करी जा सकती है या तो ऑडिट के साथ साथ, या ऑडिट के अलग से थोड़ा सा मतलब बिल्कुल टाइम देके, या फिर थोड़ा मिक्सचर, मतलब थोड़ा सा ऑडिट के साथ करवा लिए या फिर कुछ कंट्रोल बाद में करवा लिए, ठीक है। तो ये फोर्थ कंपोनेंट था इंटर कंट्रोल। आई होप ये भी बहुत इजी था, समझ आ गया हो, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लो कि समझ आ जाएगा सब, ठीक है। नाउ सेपरेट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये है फिफ्थ कंट्रोल, सॉरी फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ इंटर कंट्रोल, मतलब सॉरी पानी पी रहा था, यस, सो दिस इज द फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ इंटर कंट्रोल विच इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम का, देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम का सीधा सीधा मतलब होता है आईटी सिस्टम, मतलब जहाँ पे सारा आपका डेटा स्टोर होता है, जहाँ पे सारा आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसेस कंडक्ट होता है, क्योंकि जहाँ पे सारे आपके मैनुअल जो मैनुअली सॉरी ऑटोमेटेड कंट्रोल्स रन होते हैं, मतलब आपने देखो आजकल का ज़माना टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम पहले सारा होता था डायरी वगैरह में लिखा लिखा जाता था सब कुछ,
इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब ही यही है कि भाई सारा डेटा वगैरह, मतलब एक तरह से मैनुअल इंटरवेंशन कम हो गया, ठीक है। मतलब एक तरह से ऑटोमेट कर दिया आपने बहुत सारे फंक्शन, तो वो इंटर इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट बन जाता है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है बिजनेस प्रोसेस इन्वॉल्व इन एफआर। बिजनेस प्रोसेस इन्वॉल्व इन एफआर का मतलब है कि भाई सीधी सी बात भाई, सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल टैली का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो टैली का सॉफ्टवेयर में सबसे पहले एक एक तरह से पूरा उनका वो होता है ना, टैली के सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आप क्या करते हो, वो पूरा बिजनेस प्रोसेस है, एक तरह से सेल्स का प्रोसेस है। तो मतलब बिजनेस प्रोसेस हो गया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस प्रोसेस हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट से निकालने तक का पूरा जो मतलब होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, फिर उसमें क्या जोड़ते हैं, परचेज जोड़ते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ते हैं, माइनस करते हैं, सेल्स करते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम माइनस करते हैं, उसके इक्वल में माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ये पूरा प्रोसेस है बिजनेस प्रोसेस, या फिर जैसे पूरा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है, मतलब आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, उसको कन्वर्जन करवाया, उस पर डायरेक्ट मटेरियल लगा, डायरेक्ट लेबर लगा, ये पूरा बिजनेस का प्रोसेस है, इसका सारा रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टोर रहता है, जैसे टैली वगैरह हो गया। तो वो बिजनेस प्रोसेस है इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। ये यही था। इसके आगे ना, सेकंड वाले पॉइंट के आगे, आइडेंटिफिकेशन के आगे एरो नहीं लगा हुआ, ये पता नहीं हट गया है, बट ये सेकंड पॉइंट है, आप ध्यान रखना, ठीक है। ये इंक्लूड्स में सेकंड पॉइंट है। नाउ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन दैट आर सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब सबसे पहले समझते हैं। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब होता है, जैसे बैलेंस शीट में अलग अलग हेड्स होते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जैसे अलग अलग हेड्स होते हैं, जैसे अदर इनकम का हेड हो गया, ठीक है, एक तरह से इंटरेस्ट इनकम का अलग हेड होता है, एक तरह से आपका क्या बोलते हैं, प्रोविजंस के अलग हेड्स होते हैं ना, फिक्स्ड एसेट के अलग हेड होते हैं एसेट साइड में, इन्वेंट्रीज अलग होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अलग होता है। तो ये सारी क्या है, क्लासेस हैं ऑफ ट्रांजेक्शन्स। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई आप फिक्स्ड एसेट का, जैसे इसका एक पढ़ो, कि इसका एग्जांपल पढ़ो, एनी एक्टिविटी रिजल्टिंग इनटू परचेज एंड सेल्स। मतलब कुछ भी, ये एक एग्जांपल है, बहुत सारे क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकती है, जैसे कोई भी एक्टिविटी रिजल्ट कर रही है परचेज सेल्स में, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टॉक का परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, ठीक है। तो भाई आप उसको फिक्स एसेट में नहीं दिखा सकते ना, वो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अलग है, तो उसको सेपरेटली फिक्स, भाई तुमको सेल्स में ही दिखाना पड़ेगा, है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एसिड परचेज या मशीनरी परचेज किया, तो उसको आप प्लांट, वो होता है ना, पीपी शो करते हैं बैलेंस शीट में, पीपी के नाम से शो करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें आप स्टॉक वाला जोड़ दो, मतलब आप इन्वेंट्री अगर परचेज कर रहे हो, तो आपने उसको पीपी वाले पार्ट में जोड़ दिया, तो वो भाई ये क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अलग है, इसको आपको बाइफरकेट करना आना चाहिए। तो ये उसी के हिसाब से शो करते हैं। और मतलब इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है भाई, आइडेंटिफिकेशन और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब आपको क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन पहचानना। अब वो कैसे पहचानोगे, सीधी सी बात है भाई, सारी आजकल तो पूरा मैनुअल तो होता नहीं है कि आपको अलग अलग बैलेंस शीट बनानी है, आप सीधा सीधी बात है कि टैली बना दो, अपने बैलेंस शीट बन के आती रहती है, आप सिर्फ जर्नल पोस्टिंग करो, लेजर पोस्टिंग भी अपने आप हो जाएगी, बैलेंस शीट भी अपने आप बन के आ जाती है ना। तो वो तो भाई इन्फॉर्मेशन सिस्टम अपने आप ही कर देता है, लेकिन ये इसमें इंक्लूड होता है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट होता है ये। नाउ थर्ड वन इज डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट इज हाउ ट्रांजेक्शन्स आर इनिशिएटेड, प्रोसेस, रिकॉर्डेड, करेक्टेड एंड रिपोर्टेड। मतलब देखो, एक पूरा प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, मतलब सबसे पहले आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, हम 11th क्लास से, जब से हमारे अकाउंट्स आई थी तब से हम पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले लेजर, सॉरी, जर्नल पोस्टिंग, जर्नल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद लेजर पोस्टिंग होती है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसके बाद पीएनएल अकाउंट बनता है ना। उसके बाद सारे मतलब बैलेंस शीट बनती है, सब कुछ बनता है, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी बनती हैं, तो ये सारा पूरा होता है। उसके बाद अगर कुछ क्या बोलते हैं, गड़बड़ हुई, तो उसको हम रेक्टिफाई भी करते हैं, तो वो करेक्टेड होता है। उसके बाद रिपोर्ट भी करा जाता है, किसको रिपोर्ट करा जाता है भाई, सीधी सी बात, आपको जनरल मीटिंग में सारी बैलेंस शीट वगैरह रखी जाती है ना। मतलब ऑडिटर भी बताता है, ऑडिटर रिपोर्ट करता है भाई कि ये बैलेंस शीट सही है या नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस भी होता है, डिटेल प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंक्लूड होता है। नाउ द फोर्थ वन इज एफआर प्रोसेस यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, शुड बी ए पार्ट ऑफ एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब नाम से समझ आता है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसेस था, मतलब जो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसेस था, जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व होते थे। आप पे भाई जैसे AS3 इन्वेंट्री हो गया, ये आपके सारे लगते थे। सब्सिक्वेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स वाला हो गया, है ना। आपके बोरोइंग कॉस्ट वाले लगते थे, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते थे, AS11। तो वो सारे जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं,
वो सारे प्रोसेस उन सबको मिला के, उन सबको आपको यूज़ करके, या फिर जीएएपी मतलब आपने पढ़ा होगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उनको मिला के ये सब क्या आता है, एफआर का प्रोसेस होता है। ठीक है, इनको पूरा आप मिक्स करके मर्ज करके आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो। तो वो भी भाई इन्फॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है। नाउ फिफ्थ वन इज कंट्रोल्स अराउंड द ऑल टाइप ऑफ जर्नल एंट्री। मतलब आपने जो सारे कंट्रोल लगा रखे हैं जर्नल एंट्रीज के पास में, मतलब सीधी सी बात है यार, जर्नल एंट्रीज कैसे कर रहे हो, या फिर जो आपने कंट्रोल लगा रखे हैं जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होती है, किस सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड होती है, वो सारे कंट्रोल्स जो है, अ, वो सारे कंट्रोल जो आपने किस रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल को दे रखा है, तो ये सब कंट्रोल्स हैं और ये सब इन्फॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट बनता है। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कंट्रोल सारे कवर हो गए हैं। ठीक है, यहाँ तक सारे कंट्रोल कवर हो गए हैं आपके। मैंने आपके पांचों कंट्रोल होते थे जो, उसका आपको मैंने बता दिया। कंट्रोल एनवायरनमेंट भी बता दिया, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस भी बता दिया, कंट्रोल एक्टिविटीज भी बता दिए, इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी बता दिया, एंड मॉनिटरिंग ऑफ इंटर कंट्रोल्स भी बता दिया। तो अब इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल्स हमारे कंपोनेंट्स खत्म होते हैं हमारे। मैं बार बार कंट्रोल्स बोल रहा था यार, सॉरी। कंपोनेंट्स का मतलब था मेरा कंपोनेंट्स ऑफ इंटर कंट्रोल, सारे आपको मैंने पांचों कंपोनेंट्स बता दिए हैं। आई होप इसको आप अच्छे से याद कर लेना। समझ तो लेना, नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा देख लेना, समझ लेना और उसके बाद याद कर लेना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन सिस्टम तक हो गया। अब हम चलते हैं कि ये एक छोटा सा सेपरेट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा। फैक्ट टू बी केप्ट इन माइंड वाइल डिटरमाइनिंग विच कंट्रोल्स आर रेलिवेंट फॉर ऑडिट। देखो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ना, उसके लिए कौन से कंट्रोल बेसिकली एक तरह से रेलिवेंट होंगे। मतलब देखो, कंट्रोल तो बहुत सारे लगते हैं, मैनेजमेंट के कंट्रोल लगते हैं, कितने सारे कंट्रोल लगेंगे भाई, कि आप जो एंटिटी में कितने सारे कंट्रोल सकते हैं। क्या ऑडिटर मतलब ऑडिटर का काम क्या सीसीटीवी चेक करना भी है? नहीं नहीं नहीं, सीधी सी बात है, नहीं है भाई। सारे कंट्रोल चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ उतने ही कंट्रोल चेक करने वाला है जितने उसको जरूरी है, जितने उसको एक एनफ है कि ताकि वो उससे एक अपनी ओपिनियन फॉर्म कर पाए कि भाई एंटिटी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रिलायबल है। ठीक है, इतने ही कंट्रोल उसको स्टैट ऑडिट के लिए चेक कर रहे हैं। अब वो कंट्रोल्स के, अब कंट्रोल्स जैसे फॉर एग्जांपल आपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अराउंड वाले कंट्रोल सारे चेक कर लिए, आप ऑपरेशंस के अराउंड वाले कंट्रोल क्यों चेक करोगे, है ना? आपने कंप्लायंस वाले चेक कर लिए, एफआर प्रोसेस के अराउंड जो थे वो चेक कर लिए, बट ऑपरेशंस वाले, जैसे ऑपरेशंस वाले कंट्रोल हो गए, मतलब कि भाई सीधी सी बात, की मैनेजमेंट कितना इफेक्टिवली काम कर रही है। मतलब भाई मतलब आपके देखो, ऑडिटर को मतलब नहीं है कि आपके अंडर वैल्यू हो रहे हैं या ओवर वैल्यू हो रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो तो मैनेजमेंट का काम है, क्योंकि अगर वो अंडर वैल्यू करता है तो मैनेजमेंट को लॉस है ना, एंटिटी को लॉस है। वो तो उसका काम है कि चेक करना कि वो अपने कंट्रोल, मतलब अपने रिसोर्स को अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू ना होने दे, ओवर यूज ना होने दे। ऑडिटर का काम ये चेक करना नहीं है। ऑडिटर का काम सिर्फ ये चेक करना है कि जो कंट्रोल्स अराउंड द मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अराउंड ये कंट्रोल लगे गए थे, फाइनेंशियल एक्टिविटीज या फिर कंप्लायंस के जो लॉ, कंपनीज एक्ट वगैरह के, ये सब जो कंप्लायंस एंड विद लॉ एंड रेगुलेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अराउंड जो कंट्रोल लगे गए थे, ये सारे मतलब ऑपरेट करने चाहिए इफेक्टिवली। उसको नहीं मतलब कि आपके अंडर यूटिलाइज हो रहा है, ओवर यूटिलाइज हो रहा है, वो लॉस आपका है। वो तो बस लॉस देख लेगा कि भाई लॉस जितना हुआ था वो लिख रखा है या नहीं लिख रखा है। असली में तो एंटिटी चाहेगी कि भाई हमको लॉस ना हो। तो वो एंटिटी की जिम्मेदारी है, ऑपरेशंस वाले कंट्रोल का अच्छे से काम करना एंटिटी की जिम्मेदारी है, ऑडिटर की नहीं है। ऑडिटर को सिर्फ अपने मतलब के लिए कंट्रोल देखने हैं जितने उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए जरूरी है। तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब उसमें फैक्टर्स आते हैं, फैक्ट्स नहीं है, फैक्टर्स हैं। फैक्ट टू बी केप्ट इन माइंड, मतलब कौन से फैक्ट्स आपको देखने हैं। ये कोई समझाने वाला कोई बात नहीं है, ये सारी सी बात है। मटेरियलिटी देखना है, साइज ऑफ द एंटिटी देखोगे, नेचर ऑफ द एंटिटी देखोगे, एप्लीकेबल कंपोनेंट ऑफ इंटर कंट्रोल देखोगे, तो 5 कंपोनेंट बताए थे, उसमें से कौन सा एप्लीकेबल है। अब कंपनी के ऊपर कौन से एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, मतलब जैसे कंपनी के ऊपर क्या भाई पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एप्लीकेबल होता है नहीं होता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल किस एक्सटेंट तक होता है, किस एक्सटेंट तक नहीं होता है ना। कंपनी किस सेक्टर में वर्क कर रही है, उस हिसाब से कौन सी स्टैचू, मतलब उसको कौन सा, जैसे अगर मान लो कंपनी बैंकिंग सेक्टर में है तो उसमें बैंकिंग रेगुलेशन आरबीआई एक्ट भी एप्लीकेबल होगा, है ना। तो उसको वो सब चेक करना है। तो मतलब उसको सीधी सी बात की, उसको कंपनी मतलब उसको लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस चेक कर रही है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पे वो डिसाइड करेगा कि कौन से कंट्रोल्स उसको चेक करने चाहिए और कौन से कंट्रोल चेक करने नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये आ सकता है, तो इसको आप एज इट इज याद कर लेना, जैसे भी मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरा आता है कि एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल दैट मे बी रेलिवेंट फॉर ऑडिट। देखो,
मैंने अभी तक आपको बताया था कि कौन से कंट्रोल रेलिवेंट हो सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के प्रोसेस के अराउंड होते हैं, कंप्लायंस के अराउंड होते हैं, बट ऑपरेशंस के अराउंड नहीं होते, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अराउंड नहीं होते, ठीक है। बट अब ये तो मतलब एक तरह से स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ही आ गया है ना, कि कौन से स्टैट ऑडिट के लिए रेलिवेंट है कंट्रोल, आ सकता है एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा भी हुआ है। तो भाई ये 3 है एग्जांपल, मैं इसको आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है कंट्रोल रिलेटेड टू द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन। भाई ये तो सीधा सीधा ऑर्डर को चेक करना पड़ेगा ना, कि यार आपने जितना सेल कर रखा है, जितना परचेज कर रखा है, वो आपने पूरा रिकॉर्ड कर रखा है, मतलब कंप्लीट रिकॉर्ड कर रखा है। ऐसा तो नहीं है कि सेल आपने कम दिखा रखी हो, या फिर आपने परचेज ज़्यादा दिखा रखी हो। ऐसा ना हो कि आपने कुछ मतलब गलत दिखा रखा हो, ताकि अपने इंटरेस्ट में, मतलब एंटिटी ने अपने इंटरेस्ट में कुछ गलत दिखा दिया, तो उसके अराउंड कंट्रोल ऑर्डर को चेक करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और वो भी तभी करेगा जब, मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में नहीं करेगा, वो तब करेगा जब इफ द ऑर्डर इंटेंड्स टू यूज द इन्फॉर्मेशन फॉर द डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। मतलब उसको डीपली ये सारे चेक, ऐसे कंप्लीटनेस वाले कंट्रोल तब चेक करने हैं जब उसको एक तरह से क्यों करेगा वो चेक, सीधी सी बात। अगर देखो, अगर उसको पता लग गया आपको ऐसे कंप्लीटनेस वाले कंट्रोल चेक करके कि भाई ऑडिट मतलब एंटिटी ने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रखी है, मतलब ऑडिटर को पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रखी है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एंटिटी ने बनाई है उसमें पूरी पूरी रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, सब कुछ मतलब एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, तो सबसे बड़ी बात उसको आगे अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, ताकि उसको पता लग सके कि भाई ये फ्रॉड तो नहीं है, ये जानबूझ के तो नहीं हुआ है, या फिर वाकई में एंटिटी से गलती से हो गया है, मतलब एंटिटी ने गलती से ओमिट कर दिया है, या फिर जान के करा गया है, या हो सकता है कि इसके पीछे कोई फ्रॉड इन्वॉल्व हो। तो उसको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स अपने लगाने के लिए ये वाले कंट्रोल्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड कंट्रोल जो आता है वो आते हैं कंट्रोल रिलेटेड टू ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अराउंड वाले नहीं करने, बट ऑपरेशंस वाले करने हैं। ऑपरेशंस का मतलब भाई एंटिटी काम कैसे कर रही है, मतलब ऑपरेशंस का मतलब जैसे एंटिटी का ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि देखो, आपको पढ़ना है कि सेल परचेज एक्यूरेटली दिखा रखी है या नहीं दिखा रखी है ना, बट आपको ये नहीं देखना कि सेल परचेज के लिए आपने कितना पैसा खर्च कर रखा है, मतलब आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंड कितना ज़्यादा हो रखा है, जितना भी ज़्यादा कर ले। बट अगर असली में हुआ है तो ही मतलब है। ऐसा नहीं होना कि भाई एंट्री ने खामखा का कर कम रखा है लेकिन दिखा ज़्यादा रखा है एक्सपेंस, ताकि प्रॉफिट कम हो जाए। तो अब जैसे ऑपरेशंस के अराउंड मतलब क्या हो गया ना, देखो, कंप्लायंस वाले तो आपको देखने ही है ना। ऑपरेशंस वाले का मतलब सीधा सीधा ये है कंट्रोल्स रिलेटिंग टू ऑपरेशन। आपको ये देखना है कि भाई सारे जो एंटिटी के ऑपरेशन है, मतलब जैसे उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख रखा है कि भाई ये वाली एंटिटी लोन नहीं देगी, बट एंटिटी ने लोन दे दिया, तो भाई ये तो कंप्लायंस एक तरह से आपने क्या कर दिया, भाई ओवरराइड कर दिया, मतलब आपने कॉन्ट्रावेंट कर दिया ना कंप्लायंस को और ऑपरेशन को अपने। आपके ऑपरेशन में ऑब्जेक्ट क्लॉज में है ही नहीं कि आपको लोन देना है, बट आप फिर भी लोन दे रहे हो। आपका मेन पर्पस ही कितना है, आपका मेन पर्पस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का। आप दे रहे हो लोन, आपके मेमोरेंडम एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लोन देना है ही नहीं, बट आपने फिर भी दे दिया, तो एक तरह से आपने क्या कर दिया, कॉन्ट्रावेंट कर दिया प्रोविजन, ठीक है। आर्टिकल्स को ही प्रोविजन आपने, मेमोरेंडम के आर्टिकल्स को ही क्या कर दिया, क्लॉजेस को ही आपने एक तरह से क्या कर दिया, मतलब ओवर पास कर दिया, ठीक है, आपने सरपास कर दिया। तो भाई सीधी सी बात हो गया कि वो ऑर्डर को चेक करना पड़ेगा, बट ऑर्डर को ये नहीं चेक करना कि भाई सेल परचेज हो रही है तो उसमें सीधी सी बात कि उसके एंटिटी के रिसोर्सेज मतलब कितने इन्वॉल्व हैं। मतलब हो सकता है कि एंटिटी के भाई सेल परचेज में एक ही बंदे की जरूरत हो, बट एंटिटी ने 3 बंदे घुसेड़ रखे हैं, तो वो एंटिटी के नुकसान है, वो एंटिटी का नुकसान होएगा। मतलब उसको ओवर, मतलब उसके बंदे कुछ और काम कर सकते हैं, वो कुछ और काम अब नहीं कर पा रहे, तो वो एंटिटी का लॉस है। भाई एंटिटी की गलती है ना, एंटिटी ने क्यों कर रखे हैं, उसमें ऑर्डर को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जरूरत नहीं है, बट ऑपरेशन तो देखने पड़ेंगे ना, जो मैंने आपको बताया एमओए वगैरह, ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह देखने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ थर्ड कंट्रोल इज कंट्रोल रिलेटेड टू सेफ गार्डिंग ऑफ एसिड्स। मतलब देखो, ये तो सेफ गार्डिंग एसिड तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं यार, सीधी सी बात है, हम पढ़ते आ रहे हैं। सेफ गार्डिंग एसिड को सेफ गार्ड करना है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल लगाना है, और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगाना है। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल तो आपको बताया था मैंने, सीसीटीवी लगा दिया या फिर लॉक लगा दिया। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल थोड़ा सा नया है यहाँ पे, वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का मतलब है जैसे एक पासवर्ड होता है, ठीक है। अगर आपको एंटिटी का सॉफ्ट, कुछ एंटिटी का आपको क्या बोलते हैं, जैसे एंटिटी का आपको जैसे एक तरह से एंटिटी का लैपटॉप यूज़ करना है, ठीक है। तो उसमें या फिर किसी एंटिटी का आपको डेटा यूज़ करना है जिसमें एंटिटी का एक्सपेंस लगने वाला है, ठीक है।
तो एंटिटी ने उसमें पासवर्ड लगा दिया। मतलब आप तभी यूज़ करोगे जब आपको ज़रूरत होगी जेन्युइनली में। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना बात के लिए भी आप यूज़ करे जा रहे हो, ठीक है। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का मतलब सीधा सीधा होता है कि भाई लॉजिकल पासवर्ड लगा दिया एंटिटी ने, तो लॉजिक से हो गया ये। कौन सा, ये जनरली ऑटोमेट कंट्रोल में होता है। मतलब पासवर्ड हो गया, या फिर आपके एक तरह से लॉजिकल चेक्स होते हैं। मतलब आपने, जैसे आप देखते हो ना यार, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप अगर आप क्रोम पे जाते हो, तो कभी कभार वो पूछता है कि भाई अगर आप ह्यूमन हो या रोबोट हो, ठीक है। अगर ह्यूमन हो तो लॉजिकल एक्सेस का मतलब है कि भाई सीधी सी बात कि आप ये फिगर्स, मतलब होता है ना कि यार क्या बोलते हैं उसको, आप ये मैच करवा दो, है ना। आप ये कभी कभार इतनी बार आता होगा, आपने देखा होगा, वो बोलता है कि ये सेम जो पिक्चर है ना उसको मैच कर दो, तो हमें पता लग जाएगा कि आप वाकई में रोबोट नहीं हो, आप इंसान हो। तो एक तरह से ये लॉजिक हो गया, क्योंकि ये रोबोट नहीं कर सकता, ये इंसान ही कर सकता है। तो ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हो गया, ठीक है। मतलब लॉजिक के बेस पे ही आपको एंट्री दे रहे हैं ताकि आपके एसिड सेफ गार्ड रहे। मतलब आपका जो एंटिटी का लैपटॉप वगैरह कुछ भी है, या कुछ भी मशीनरी वगैरह कुछ भी, वो सेफ गार्ड रहे, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। अ, अच्छा, ये भी सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। एक और सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है क्या, ये थोड़ा सा ना उसकी एक्सटेंशन है। मतलब एक कंपोनेंट हमने पढ़ा था रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, सेकंड कंपोनेंट था ऑफ इंटर कंट्रोल। ये उसका एक तरह से एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब ये उसी के अंडर आता है, बट ये थोड़ा मैंने आगे आगे लिखवा रखा है क्योंकि कॉस्ट बुक में भी आगे था। तो इसी आपको थोड़ा सा इसी फॉर्मेट में समझना, ठीक है। मतलब इसी हम नंबरिंग में पढ़ना, इसी ऑर्डर में समझना। तो अब पढ़ते हैं हम रिस्क असेसमेंट प्रोसेस अबाउट द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है। मतलब ये कुछ ना टूल्स हैं, ये कुछ मेथड्स हैं, या फिर ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आप लगा सकते हो, ताकि उससे आपको पता लग जाएगा कि कंट्रोल के, इंटरनल कंट्रोल के डिजाइन में और इम्प्लीमेंटेशन में रिस्क कितना इन्वॉल्व है, किस लेवल का रिस्क इन्वॉल्व है। उसके बेस पे आप अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर पाओगे कि हमको आगे कैसे प्रोसीड करना है ऑडिट में, ठीक है। अगर ऐसा हो सकता है कि भाई फ्रॉड का रिस्क लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप फंस सकते हो, तो आप विद्रॉ कर लोगे ट्रांस, है ना। एंगेजमेंट आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, मतलब आप ऑडिट करोगे नहीं, मना कर दोगे भाई हमको तो फ्रॉड लग रहा है, हम मना कर देंगे। ये कैसे पता लगेगा, कुछ टेक्निक्स पता, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं कौन से। सबसे पहला है इंक्वायरी। ये मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, वैसे ऐसे 315 में भी आएगा, बट ये बेसिक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इंक्वायरी करना है एंटिटी के पर्सनल के साथ। मतलब आपको उससे पता लग जाएगा कि भाई एंटिटी का पर्सनल कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। मैं सेकंड पॉइंट से आपको बता रहा था, मैंने फर्स्ट बता दिया था आपको इंक्वायरी के बारे में, एंटिटी पर्सनल के बारे में। मैं सेकंड पॉइंट बता रहा था ऑब्जर्विंग द एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल्स। मतलब ये इसका मतलब क्या है, ऑब्जर्व करना है, सीधी सी बात है। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन, मतलब आपने फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोसेस पकड़ा, सेल्स सेल्स का प्रोसेस पकड़ा, ठीक है। अब सेल्स प्रोसेस भाई कैसे होता है, आपने देखा एंटिटी पहले सबसे पहले रिकॉर्ड करती है जर्नल एंट्री, ठीक है। सबसे पहले रिकॉर्ड करती है, फिर सप्लायर से इन्वॉइस लेती है, फिर इन्वॉइस जमा करती है किसको, डिपार्टमेंट का जो सेल्स मैनेजर है उसको जमा करती है। तो ये पूरा अपने परचेज प्रोसेस के अपने एक तरह से टुकड़े टुकड़े बांट दिए कि ये कैसे कैसे होता है। अब आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक्चुअली में ऐसे ही होता है जैसे एंटिटी ने हमको बताया था, और एक तरह से फेयर प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। तो मतलब आपको इंस्पेक्ट कर रहे हो डॉक्यूमेंट, सीधी सी बात है, आपको बोर्ड मिनट्स वगैरह चेक कर रहे हो, ठीक है। मीटिंग्स वगैरह हेल्ड हुई थी उसके चेक कर रहे हो, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर रहे हो, सारे रिपोर्ट्स वगैरह सबकी वो आप चेक कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब भी हो गया, इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई इसमें रिस्क कितना है, इंटर कंट्रोल जो हो रहे हैं उसमें रिस्क कितना है, ताकि उसके हिसाब से मैं अपनी ऑडिट डिजाइन करूँ, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज ट्रेसिंग ट्रांजेक्शन थ्रू इन्फॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू एफआर। मतलब वही टैली होता है, ठीक है। आप ट्रेस कर सकते हो पूरी ट्रांजेक्शन का प्रोसेस कैसे हुआ। जैसे सबसे पहले ट्रांजेक्शन कहाँ से इनिशिएट होती है भाई, जर्नल एंट्री से, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने भाई परचेज करा रॉ मटेरियल का, तो उसके पहले आप जर्नल एंट्री करोगे, उसको लेजर पोस्टिंग में लेके जाओगे, उसके बाद उसको भाई परचेज को आप कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाओगे, है ना। उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट सही होएगा तो वो पीएनएल में जाके मतलब जाएगा, पीएनएल में सही ट्रांसफर हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं हुआ है। अब उससे नेट प्रॉफिट निकलेगा पीएनएल से, जो पीएनएल से नेट प्रॉफिट निकलेगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, किधर की साइड, कैपिटल में ऐड होता है ना। तो कैपिटल में जो ऐड होता है, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में जो शो होता है आपका इस ईयर का नेट प्रॉफिट, वो सही गया या नहीं। तो ऐसी सारी ट्रांजेक्शन जो होंगी, आपको इससे पता लग जाएगा कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन पूरी प्रोसेस आपने एक तरह से ट्रेस कर लिया, तो आपने करा कि कहीं डेबिट तो नहीं हो रहा। मतलब ऐसा हो सकता है कि उसने लेजर पोस्टिंग सही कर दी, है ना, बट उसके बाद जो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाना था उसने वो गलत अमाउंट ले गया। अब वो जानबूझकर भी लेके जा सकता है, या फिर वो फ्रॉड के चक्कर में भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना।
तो आपने ट्रेस करा तो उससे आपको पूरा पता लग गया कि भाई ये मतलब क्या इसमें रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही इसमें थे रिस्क एंड प्रोसीजर्स थे थोड़े से, मतलब क्या स्पेसिफिक होते हैं रिस्क, जिससे पता लगता है ऑर्डर को कि कितना डिज़ाइन करना है, मतलब डिज़ाइन कैसा है, इम्प्लीमेंटेशन कैसा है इंटर कंट्रोल्स के बारे में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये ना कुछ देखो, ये बहुत 4 मेथड्स हैं इजी इजी, इससे आपके बस ये लास्ट खत्म होने वाला है थोड़ी देर में। 4 मेथड्स हैं फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटर कंट्रोल सिस्टम, मतलब इसमें पूरा इंटर कंट्रोल सिस्टम कैसा है एंटिटी का आपको समझ आ जाएगा। आपको ये सिर्फ मेथड ये पता करने हैं, ठीक है, आपको सिर्फ ये मेथड थोड़े से जानने हैं। ये 4 मेथड हैं कि अब अगर आप आर्टिकल हो, ठीक है, अगर आप देखो सीए तो जाएगा नहीं ये सब काम करने छोटे मोटे, तो वो भेजता है आर्टिकल को। अब आर्टिकल को लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम है, तो वो चला जाता है। तो मतलब ये वही एक तरह से मेथड है कि आप अगर आप सीए एज एन आर्टिकल वगैरह या एज एन ऑडिट असिस्टेंट मेंबर काम कर रहे हो ऑडिट टीम में, तो ये सारे मेथड हैं। इन सब मेथड से आप पता लगा सकते हो कि इंटर कंट्रोल सिस्टम कितने अच्छे से काम कर रहा है, उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कैसी है, ठीक है, वो किस मतलब वो किस हद तक अच्छा है, किस हद तक बुरा है, या उससे कितने रिस्क, सब कुछ पता लग रहा है। ये कुछ मेथड्स है। वो पिछला वाला जो मैंने आपको बताया था ये, इससे पहले ये रिस्क असेसमेंट प्रोसेस थे, ये 315 में स्पेसिफिक होते हैं, इंक्वायरी ये सब ये स्पेसिफिक है। ये मेथड्स हैं। मेथड्स का मतलब ये कुछ एक्टिविटीज है, ये कुछ एक्ट्स है, ये कुछ टूल्स है एक तरह से आपके पास, ठीक है। तो ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। 4 होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 4 सबसे पहला होता है नरेटिव रिकॉर्ड्स, ठीक है, नरेटिव रिकॉर्ड्स। फिर उसके बाद आता है चेकलिस्ट आता है, उसके बाद आता है इंटरकटर क्वेश्चन आता है, उसके बाद आता है फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, नरेटिव रिकॉर्ड से, ठीक है। तो यस, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नरेटिव रिकॉर्ड से। तो नरेटिव रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, देखो मैं आपको बेसिक बताता हूँ, फिर उसके बाद तो ये लैंग्वेज आपको लिखनी है, जो मैंने आपको पॉइंटर्स दे रखे हैं, ये सब एज इट इज आप लिखाना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब रट लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ क्या होता है। नरेटिव रिकॉर्ड का सीधा सीधा मतलब ये है कि मान लो, ठीक है, मान लो आप ऑडिट करने गए, आपको ऑडिट एंगेजमेंट में आपके बॉस ने, सीए ने बोला कि भाई ये इस एंगेजमेंट में तेरे को ऑडिट करने जाना है, आपको असाइन करा गया। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में आपको ड्यूटी जो असाइन हुई वो हुई कि आपको चेक करना है इंटर कंट्रोल्स, ठीक है। इंटर कंट्रोल्स चेक करने हैं कैसे, वो भी स्पेसिफिक किसके, परचेज डिपार्टमेंट के। वो कैसे करोगे आप, इंटर कंट्रोल्स में आपको सीए पहले बता देगा, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे करना है सब कुछ। आप उसके बेस पे क्या करोगे, आपको समझा देगा सब। अब आप क्या करोगे, आप गए किसी मतलब एंगेजमेंट के क्लाइंट के पास गए, ठीक है, जिसके आप एंगेजमेंट कर रहे हो, जिसका आपको इंटर कंट्रोल चेक करना है, जिस एंटिटी के परचेज डिपार्टमेंट के आप गए। वहाँ का जो आपने भाई बात की, आपने परचेज डिपार्टमेंट का हेड कौन है, ठीक है, आपने उससे हेड से बात की, आपने बोला हाँ भाई मेरे को तू बता कि तेरा जो प्रोसेस, जो पूरा परचेज प्रोसेस है वो कैसे कंडक्ट होता है, कौन कौन बंदे इन्वॉल्व हैं उसमें, कैसे कंडक्ट करते हैं, तुम कैसे उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, कैस किस मतलब कब कब किस टाइमिंग पे तुम उसका रिकॉर्ड जो है वो ट्रांसफर करते हो, मतलब जो ऑडिटर वगैरह को जो भी हो गया ट्रांसफर कर, जब सॉरी बिग मैनेजमेंट वगैरह टीसीडब्ल्यू को ट्रांसफर करते हो उसका पूरा रिकॉर्ड। तो मुझे पूरा प्रोसेस समझा, आपने उससे पूरा प्रोसेस सामने समझ लिया फेस टू फेस, ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि वो जो बताया जा रहा है आप लिखे जा रहे हो। भाई उसने बोला कि हम वीकली बेसिस पे ट्रांसफर करते हैं सारे इन्वॉइसेस परचेज के, आपने लिख लिया कि भाई वीकली बेसिस पे ट्रांसफर होते हैं। उसने बताया कि भाई परचेज परचेज जो प्रोसेस है हमारा ऐसे ऐसे, हम कैसे हम टैली सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड करते हैं, इतने मेंबर इन्वॉल्व, हमारे टीम में 5 परचेज मेंबर इन्वॉल्व हैं, इसमें 5 हेड हैं, सॉरी 1 हेड है, बाकी सारे सब क्या सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ये सब उसने आपको बता दिया परचेज डिपार्टमेंट के बारे में, आपने उसको एज इट इज क्या कर लिया, रिकॉर्ड, मतलब आपने उसको एज इट इज एक तरह से रजिस्टर में लिख लिया। तो ये होता है नरेटिव रिकॉर्ड्स, मतलब वो नरेट कर रहा है, एक तरह से वो नरेट कर रहा है आपको पूरा प्रोसेस और आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। एज इट इज समझ आ गया होगा आई होप, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था इसका बेसिक समझना। अब बाकी हम इसके समझ लेते हैं। कंप्लीटनेस एग्जॉस्टिव, कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम एज फाउंड इन ऑपरेशन, मतलब नाम से समझ आ रहा है कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव, मतलब फुल एंड फेयर होगा, मतलब फुल एंड फुल फ्लेज, एक तरह से फुल फ्लेजेड पूरा कंप्लीट और एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन होगा ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम मतलब जो परचेज एक प्रोसेस है उसका, जो एज फाउंड इन ऑपरेशन, मतलब आप ऑपरेशन करने गए, मतलब एक तरह से आप उससे बातचीत करने गए, ठीक है, फेस टू फेस, उसने आपको बस समझा दिया और आपने वो लिख लिया। तो ये हो गया नरेटिव रिकॉर्ड्स का एक तरह से बेसिक। अब ये होता है रिकमेंडेड, ये एमसीक्यू आ सकते हैं। रिकमेंडेड ये तब है जब नो फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम इज प्रेजेंट इन द ऑपरेशन हो,
नो फॉर्मल का मतलब है, ये भाई एक तरह से ऑडिटर की सेफ्टी के लिए है, तुम तभी इसको यूज करना जब नो फॉर्मल सिस्टम। देखो अगर फॉर्मल सिस्टम है, ठीक है, तो बेस्ट है। तो आप फॉर्मल सिस्टम के हिसाब से जाओ, उसमें सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, मतलब उसमें सब कुछ आपको एक तरह से अ, सब कुछ आपको बुकलेट में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो वो एंटिटी अगर कोई बड़ी लार्ज स्केल कंपनी है तो, है ना। लेकिन अगर नो फॉर्मल है, तो भाई आप ये नरेटिव रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर लिखा हुआ मिल गया तो फिर आपको नरेट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको लिखा हुआ मिल गया। अब रिकॉर्ड कब करोगे, जब आपको थोड़ा सा नो, वहाँ पे सिस्टम ऐसा नहीं है कि मतलब इतना एक तरह से सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, सब कुछ है। जस्ट स्मॉल, देखो सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, मतलब वो इतना बड़ा लार्ज स्केल बिजनेस नहीं है कि वो सब कुछ इन सब चीज़ों की इंटर कंट्रोल्स की, मतलब एक तरह से ये प्रोसेस की मेंटेन कर पाए। पूरा मैनेजमेंट ही मेंटेन कर ले इसका पूरा रजिस्टर या पूरा इसका बुकलेट। तो ऑडिटर को थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, उसको पूरा सुन रहा है और वो रिकॉर्ड करता जा रहा है, ठीक है। तो ये नैरेटिव रिकॉर्ड्स हो गया। नाउ बेसिक एडवांटेज एज फॉलोज, मतलब बेसिक एडवांटेज फॉलोज मतलब क्या है ये तीन बेसिक एडवांटेज है। ये आपको सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर बेसिक अगर नैरेटिव रिकॉर्ड के बारे में पूछ रहे तो आप ये बेसिक एडवांटेज लिख के आ जाना और 3 पॉइंट्स स्टार्टिंग के लिख के आ जाना, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, मतलब लर्न करने में भी इजी हो जाएगा। और बाकी आप ये बेसिक एडवांटेज तीन है, ये समझ लेना, ये भी बहुत इजी है। देखो, तो ये, अरे यार फिर इस गड़बड़, ये कॉम्प्रीहेंड नहीं है, कॉम्प्रीहेंड है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है कि भाई आसान करना, ठीक है। तो कॉम्प्री आपने पढ़ा हो ना, कॉम्प्रीहेंसिव मतलब इजी, मतलब एक तरह से फैसिलिटेट, मतलब आसानी है, ठीक है। सबसे इसका मतलब सिनोनिम है आसानी, ठीक है। टू कॉम्प्रीहेंड द सिस्टम इन ऑपरेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट, ये इसका एडवांटेज है कि एक तरह से पूरे सिस्टम को, मतलब पूरे परचेज प्रोसेस को इजी समराइज कर लेना। कॉम्प्रीहेंड का मतलब समराइज कर लेना डिफिकल्ट होता है, बट नरेटिव रिकॉर्ड्स के मदद से वो इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है। नाउ सेकंड, टू आइडेंटिफाई वीकनेस एंड गैप्स इन द सिस्टम, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप नरेट कर रहा है वो, ठीक है, वो नरेट कर रहा है, आपको बताता जा रहा है कि भाई कंट्रोल ऐसा होता है, ऐसे चलता है, परचेज प्रोसेस ऐसे होता है। अगर बाई चांस कभी उससे थोड़ी सी मतलब गलती हो गई तो आप पकड़ लोगे, ठीक है, क्योंकि आप तो ऑडिटर हो, आप पकड़ लोगे, आपसे आप उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लोगे। तो कभी कभार चांस ही ऐसा हो सकता है कि कोई वीकनेस पता लग जाए, मतलब कोई लूप होल जो मैनेजमेंट फॉलो कर रही हो फ्रॉड कंडक्ट करने के लिए, वो भी पता लग जाए। तो एक तरह से ही गैप्स वगैरह पता लग जाते हैं, ठीक है, वीकनेस वगैरह, परचेज प्रोसेस में वीकनेस क्या है, ठीक है, पता लग जाएगा। टू फिर थर्ड वन इज टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ रीशफलिंग ऑफ मैन पावर, मतलब अगर ऑर्डर सजेस्ट भी कर सकता है, ठीक है, ऑर्डर बता भी सकता है कि भाई अब इस जगह पे 3 जनों की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, तूने 3 जने बिना बात के घुसेड़ रखे हैं, इसका मतलब तेरा इंटेंशन जान मुझ के एक तरह से एक्सपेंस ज़्यादा दिखाना है, ताकि अगर ज़्यादा जने तू इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई फ्रॉड कंडक्ट हो रहा हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार तुम ज़्यादा एम्प्लॉय को बिना बात की सैलरी दे रहे हो, ज़्यादा एम्प्लॉय हायर करके, ताकि प्रॉफिट ज़बरदस्ती का कम हो सके। तो कुछ अगर ऑडिटर सजेस्ट भी कर सकता है कि भाई रीशफल कर ले मैन पावर को, यहाँ पे जरूरत नहीं है इतनी मैन पावर की, ठीक है, चेंजेस कर ले इसमें, मतलब एंटिटी को एडवाइस कर रहा है कि भाई इसमें चेंज कर लो, इस कंट्रोल इस परचेज प्रोसेस में 2 ही बंदे इन्वॉल्व है, तुमने बिना बात के 4 बंदे इन्वॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। तो इससे ये भी एक एडवांटेज है। तो आई होप ये भी समझ आ गया नैरेटिव रिकॉर्ड मेथड 1 था। अब नाउ सेकंड मेथड टू फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटर कंट्रोल चेकलिस्ट। चेकलिस्ट आपको बचपन से आप पढ़ते आ रहे होगा, आपको पता होगा, ये बहुत यूज भी हुई है, स्कूल वगैरह में बहुत यूज होती थी, है ना। जैसे कोई आपको मान लो स्कूल्स में मान लो एक्टिविटीज देती थी मैम, तो आपको मैम, सीधी सी बात है, चेकलिस्ट का मतलब नाम से हम पढ़ते हैं, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चंस विच अ मेंबर, ये आर नहीं है, ये भी अ मेंबर है, विच अ मेंबर, एक सेकेंड, ठीक है, विच अ मेंबर, 2 मिनट, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अरे यार, नहीं से समझते, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन विच अ मेंबर ऑफ ऑडिटिंग स्टाफ फॉलोस, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है भाई, सीरीज का मतलब सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब एक प्रिंसिपल जो आपका सीए है, आप ऑडिट करने गए एंगेजमेंट एज एन आर्टिकल, ठीक है, किसी एंगेजमेंट में गए आप इंटर कंट्रोल चेक करने, तो आपको मैनेजमेंट, आपको तो पता नहीं है क्योंकि आप तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, या कुछ भी हो सकता है, आपको इतना नहीं पता, आप एज एन एजेंट काम कर रहे हो सीए के। तो सीए ने आपको सब कुछ लिख के दे दिया कि भाई तू ऑडिट करना चाहेगा ना इंटर कंट्रोल्स की, तो ये चेक कर लियो, और जो जो मिलता जाए उस पर टिक मारता चाहिए, जो नहीं मिले उसको क्रॉस मार दियो, ठीक है। तो आप गए, आपने सारे उससे क्वेश्चंस करे, इंस्ट्रक्शंस आपको लिख रखे थे सीए ने, आपने सारे उस बंदे से क्वेश्चन करे जो भी उसका डिपार्टमेंट का हेड था, आप जिस जिस क्लाइंट के आप करने गए ऑडिट,
आपने उससे सारे आपने क्वेश्चंस करे कि हाँ भाई परचेज डिपार्टमेंट कैसे कंडक्ट होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, कितने बंदे इन्वॉल्व हैं, कितने बंदे इन्वॉल्व है, ठीक है, किस टाइम पे होता है, मतलब एक तरह से परचेज ऑर्डर कितने उठाए जाते हैं, है ना, डेली मतलब परचेज प्राइस क्या होता है, एवरेज परचेज प्राइस। तो ये सब आपने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर मतलब आपको सीए ने लिख के भेजा था ये सब पूछियो, और आपने टिक मार्क मार दिया कि भाई हाँ ये भी पूछ लिया, ये भी उसने बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, टिक 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 टिक। जो नहीं बताया भाई उसको आप मार दो, क्या बोलते हैं, क्रॉस मार दो, ये नो मार दो क्वेश्चन, ये भाई आंसर नो दिया गया, ठीक है। या फिर बेसिकली येस और नो में आंसर होते हैं इसके ज़्यादातर। ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत मतलब वन लाइनर आंसर एक तरह से येस या नो होगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल, क्या आपके कंट्रोल एनवायरनमेंट में सफिशिएंट पर्सनल इन्वॉल्व है, ये एक सीए क्वेश्चन लिख के दे देगा आपको। आपको उसको एज इट इज उससे पूछना है, ठीक है, जो आपकी क्लाइंट है। अब आपने उससे पूछा कि आपके क्या आपको लगता है कि आपके जो मतलब आप अपने क्लाइंट से पूछा कि आपके परचेज प्रोसेस में एनफ बंदे इन्वॉल्व हैं कि रिलायबल रिलायबल एक प्रोसेस परचेज प्रोसेस कंडक्ट हो सके। उसने बोल दिया यस, ठीक है। आप हो जाओ बेफिक्र, मतलब उसने यस बोल दिया, ठीक है। कहीं पे आपको लगेगा डाउट है तो आप उसकी थोड़ी सी फर्दर आउट प्रोसीजर में चेक करोगे, मतलब उसको इन डेप्थ घुस के चेक करोगे, ठीक है। वरना येस और नो में बेसिकली इसके आंसर हो जाते हैं खत्म, और इसके बेस पे आपको पता लग जाता है कि हाँ ये कंट्रोल एक तरह से अच्छा है या नहीं है, ठीक है। या हो सकता है यहाँ पे फ्रॉड इन्वॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। बस इतना ही इसका मतलब है। नाउ आफ्टर ही कंप्लीट द इंस्ट्रक्शन, वो फिल करता है इनिशियल स्पेस, मतलब वही वही टिक टिक मारता है, ठीक है। और उसके फिर बोलता है आंसर इन यूजुअली येस और नो, मतलब येस और नो में आंसर दिए जाएंगे। to will the completed checklist is evaluated and studied by the principal manager to ascertain the existence of inter control। मतलब अब आप भाई ऑडिट करके आए, ठीक है, सीए के पास लेके गए चेकलिस्ट वो सारी, सीए पढ़ेगा तो सही ना कि भाई ये बंदा कैसे ऑडिट करके लाया है, मतलब सही भी करी है इसने नहीं करी है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, क्या एग्जाम्पल है चेकलिस्ट के। मतलब एक तरह से क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, आप पूछ सकते हो क्या परचेज ऑर्डर फॉर्म्स जो है, मतलब परचेज ऑर्डर जब भी आप लेते हो वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज फॉर्म मतलब आप अगर एक बंदे से मतलब आप एक सप्लायर से ले रहे हो तो उसके अपने अलग लिख रखे हैं स्टैंडर्डाइज फॉर्म में, मतलब उसके अलग लिख रखे हैं, ठीक है। अ, अगर आप परचेज किसी से दूसरे सप्लायर से ले रहे हो तो मतलब डेट वाइज आपने बांट रखे हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज फॉर्म मतलब कुछ भी फॉर्मेटिंग में कर रखा है, अच्छी फॉर्मेटिंग में कर रखा है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आपने उसको डेट में बांट रखा है, सब कुछ कर रखा है, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज सेकंड एग्जांपल आर द परचेज ऑर्डर, मतलब सेकंड क्वेश्चन है चेकलिस्ट का, आर द परचेज ऑर्डर्स फॉर्म्स प्री नंबर्ड। मतलब भाई परचेज ऑर्डर्स फॉर्म्स जो है मतलब प्री नंबर्ड है, सीधी सी बात। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ परचेज दिखाए नहीं, या फिर कुछ परचेज आपने पहले ही छुपा दिए, ठीक है, ऐसा ना हो। प्री नंबर्ड मतलब आपने एक तरह से उसको पहले ही लिख दिया, एक तरह से इजी हो गया, ठीक है। ऑर्डर के लिए भी और एंटिटी के लिए भी इजी हो गया कि भाई परचेज एक तरह से प्रोसेस अच्छे से फॉलो हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई एक तरह से क्वेश्चन है जो आप पूछोगे, जो सी आपको लिख के देगा आर्टिकल को, और आर्टिकल पूछ लेगा किससे, आपका जो पूरा क्लाइंट है उससे पूछ लेगा एज इट इज, ठीक है। तो चेकलिस्ट भी कंप्लीट होता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मेथड नंबर 3, दिस इज इंटर कंट्रोल क्वेश्चन है। ये ना थोड़ा मिलता जुलता है किससे, चेकलिस्ट से। चेकलिस्ट में क्या करते हो, चेकलिस्ट में आप येस और नो में आंसर देते हो, ठीक है, और आप टिक टिक मारते रहते हो सबके आगे। ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस कंसर्निंग द इंटर कंट्रोल्स। मतलब ये सारे क्वेश्चंस होगा, हो सकता है इसमें आपको खाली वन लाइनर ना लिखना पड़े, हो सकता है लिखना पड़े, बट हो सकता है कि इसमें आपको उसके बारे में पूरा नोट भी लिखना पड़ जाए, ठीक है। मतलब आपने डायरेक्ट उससे पूछ लिया कि भाई तुम हमें बताओ कि पूरा परचेज प्रोसेस तुम कौन से सॉफ्टवेयर पे करते हो, और ये सॉफ्टवेयर तुमने किससे बनवाया था, और इस सॉफ्टवेयर के हमको पूरा मतलब बताओ कि ये कौन कौन चलाता है, एक्सपर्ट्स कौन है तुम्हारी एंटिटी में इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। ये सारे कंट्रोल्स, मतलब ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव तुमने सीरीज में लिख लिया कंसर्निंग द इंटर कंट्रोल, जो इंटर कंट्रोल से रिलेटेड है, जो ठीक है। उसका तुमने जरूरी नहीं है कि तुमने येस और नो में आंसर दिया, उसका तुमने भाई सीधी सी बात है तुमने बड़े बड़े आंसर्स भी लिख दिए, ठीक है। मतलब एक तरह से उसको तुमने पूरा नोट में लिख दिया अच्छे से, ठीक है। तो वो थोड़ा इंटर कंट्रोल क्वेश्चनर हो गया, आपने क्वेश्चन क्वेश्चन किया किससे, आपने ड्यूरिंग द ऑडिट क्वेश्चंस किए अपने क्लाइंट से, उसने सारे जवाब दिए, आप उसको लिखते रहे, ठीक है। नाउ सेकंड वन मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑपरेशंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ इंटर कंट्रोल्स। मतलब मोस्ट वाइडली यूज होएगा, मतलब ये काफी ज्यादा यूज करा जाता है क्वेश्चनर ही, मतलब आर्टिकल ज्यादातर क्वेश्चनर ही फॉर्म में यूज करता है एक तरह से इवेल्युएशन करने के लिए इंटर कंट्रोल्स के बारे में, ठीक है, और कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन करने के लिए जो उसको चाहिए ऑडिट के लिए।
नाउ रिव्यू कैन बी इजीली मेड। यार इसका थोड़ा सा ना टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा सा इग्नोर मारना। टाइपिंग एक्चुअली मेरे को थोड़ी करनी पड़ती है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आई होप कि थोड़ा सा मतलब दिक्कत नहीं होगी। यस, रिव्यू कैन बी इजीली मेड फॉर द इंटरिम पीरियड। इंटरिम पीरियड का रिव्यू मतलब देखो, जरूरी नहीं होता कि ऑडिट ईयर के एंड पे ही हो। अगर कोई एंटिटी चाहती है तो वो ईयर के इन बिटवीन भी ऑडिट करवा सकती है, कोई मनाही नहीं है। कोई कोई ऐसा लॉ नहीं है जो उसको मना करता हो कि ऑडिट साल के बीच में नहीं हो सकती। बल्कि ऑडिट साल के अगर बीच में होती है तो यूजर्स के लिए ज़्यादा रिलायबिलिटी रहती है कि भाई मतलब एक तरह से एंटिटी फेयर प्ले कर रही है, अच्छे से काम कर रही है, ट्रू एंड फेयर ऑपरेशन बता रही है। एंटिटी मतलब ट्रस्ट वर्दी है, इस पर भरोसा किया जा सकता है, इस पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। बट ज़्यादातर एंटिटीज ऐसे करती नहीं है, क्योंकि ऑडिट ऑडिट करवाना बहुत महंगा पड़ता है, फीस भी पड़ती है। ठीक है, ऑडिट फ्री में तो होती नहीं है। भाई कोई प्रोफेशनल सीए हायर करोगे तो फीस भी लेगा वो, इसलिए ज़्यादातर ईयर एंड पे होती है। बट अगर ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से देखो तो भाई इजीली रिव्यू हो सकता है क्वेश्चनर के बेस पे। क्वेश्चन अगर आप यूज़ करते हो इंटरिम पीरियड का, मतलब बीच के पीरियड का रिव्यू जल्दी हो सकता है। ठीक है, now in a questionnaire, question are generally framed in such a manner that a yes represents a satisfactory reply। अगर वो क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन डिजाइन ही ऐसे होते हैं कि अगर उसमें येस है ना, तो येस का मतलब होगा कि भाई जो ऑडिटर सोच रहा था, मतलब जो ऑडिटर को लग रहा था कि यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो येस का मतलब यही होगा कि भाई यहाँ पे फ्रॉड नहीं था। मतलब उसको अगर अगर यहाँ पे इसका इस क्वेश्चन का आंसर येस है, तो उसको पता लग जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर है, उसका आंसर पॉजिटिव वे में आ रहा है, तो ऑर्डर को पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे फ्रॉड नहीं है। सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई का मतलब है कि भाई हाँ यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इस जगह पे मुझे इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इस जगह पे एक तरह से मुझे मतलब और प्रोसीजर्स लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं सेटिस्फाई हो गया कि यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस कम है या है ही नहीं। नो, नो, अरे यार ये नो भी नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। नो का मीन, अ नो मीन्स, ये नो है, नो मतलब नहीं। ठीक है, नो मतलब नहीं, मतलब नेगेटिव रिप्लाई। अ नो मीन्स, अ नो डिनोट्स सजेस्टेड वीकनेस। देखो, कोई क्वेश्चनर में यस, तो यस पता लग गया तो ऑर्डर को सेटिस्फाई हो जाएगा कि भाई मतलब आपने एक क्वेश्चन करा क्लाइंट से, उसने यस, उसने थोड़ा पॉजिटिव रिप्लाई दिया तो आपको थोड़ा सेटिस्फाई हो जाएगा। ये डिजाइन ही इस तरीके से करे जाते हैं क्वेश्चंस कि अगर उसका यस आंसर आ रहा है ना, या वो पॉजिटिव रिप्लाई, वो देख के समझ जाओगे, आप उसके एक्सप्रेशन से, बिहेवियर से समझ जाओगे कि ये पॉजिटिव रिप्लाई कर रहा है, तो मतलब हो सकता है फ्रॉड ना हो। कॉन्फिडेंट है बंदा, फ्रॉड नहीं हो सकता। बट अगर उसको थोड़ा सा झिझक रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा एक तरह से आंसर देने में थोड़ा सा टाल मटोल कर रहा है, थोड़ा सा मतलब चाह रहा है कि मैं इसका थोड़ा सा आंसर, इसका इस क्वेश्चन का जो ऑडिटर ने पूछा है, इस क्वेश्चन का मैं आंसर थोड़ा सा नहीं दूं, या इसको थोड़ा सा इग्नोर मार रहा है। ठीक है, नेगेटिव रिप्लाई देना चाह रहा है, तो उससे सजेस्टेड वीकनेस, मतलब हो सकता है कि वीकनेस का मतलब हो सकता है इंटर कंट्रोल में वीकनेस हो, मतलब हो सकता है वो इंटर कंट्रोल में कुछ ना कुछ फ्रॉड कंडक्ट हो रहा हो, या फिर कुछ ना कुछ एरर हो। ठीक है, तो उसको आपको थोड़ा सा इन डेप्थ में चेक करना पड़ेगा फर्दर। ठीक है, नाउ फिर क्या है, अ प्रोविजन इज मेड फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ नो आंसर। वही प्रोविजन का मतलब, प्रोविजन इज मेड फॉर मतलब आपको कुछ ना कुछ अपना आगे का प्रोसीजर्स बना के रखना पड़ेगा। प्रोविजन मतलब आगे का कुछ ना कुछ आपको बना के, आपको आगे का कुछ ना कुछ प्रोसेस बना के रखना पड़ेगा, प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर जो आप प्लान करने पड़ेंगे आपको, जो आप कंडक्ट करने वाले हो, क्योंकि इसके नेगेटिव रिप्लाईज मिल रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के नेगेटिव रिप्लाईज मिल रहे हैं मुझे क्लाइंट से, तो मुझे आगे इसका मतलब है कि मेरे को आगे अपने क्या बोलते हैं, मेरे को इसके लिए थोड़े से आगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर प्लान करने पड़ेंगे। इस यहाँ प्रोविजन का मतलब है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। आपको कुछ प्लान करने पड़ेंगे प्रोसीजर, मतलब आपको और एडिशनल ऑडिट एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चनर, क्वेश्चंस नॉट रेलिवेंट फॉर द बिजनेस, नॉट एप्लीकेबल, रिप्लाईज गिवन। देखो, अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको सारे मतलब क्वेश्चंस, देखो जो क्लाइंट है वो आपका भाई बंदी तो है नहीं, है ना। भाई ऐसा तो फी, वो तो एक तरह से रिलेशनशिप है फीस का। आप ऑडिटर को, आप ऑडिटर को फीस दोगे, वो आपको ऑडिट कर लेगा। ना ऑर्डर को पड़ी है इतनी ज़्यादा आपकी, ना आपको है। ठीक है, अ, अगर कोई ऑर्डर ऐसे, सॉरी, अगर ऑर्डर कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो नॉट रेलिवेंट फॉर द बिजनेस है, मतलब वो थोड़ा ऐसा लग रहा है क्लाइंट को कि ये बिजनेस से रिलेटेड तो है नहीं, पर्सनल ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, पर्सनल सवाल ज़्यादा पूछ रहा है, तो भाई एक एंटिटी के पास होता है, क्लाइंट के पास भी थोड़ी पावर है, वो उसको नॉट एप्लीकेबल लिख सकता है। ठीक है, वो उसको बोल सकता है कि भाई ये बिजनेस के लिए नहीं है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, सॉरी।
ओके, ये भी क्वेश्चनर भी होता है। नाउ लास्ट, सिर्फ ये लास्ट बचा है, इसके बाद इंटर कंट्रोल्स का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फ्लो चार्ट। ये तो फ्लो चार्ट तो मेरे को लगता है बच्चे बच्चे को भी पता होगा। मेथड नंबर 4, इस फ्लो चार्ट से इंटर कंट्रोल पता लग जाएगा, मतलब परचेज प्रोसेस आपको पूरा पता लग गया फ्लो चार्ट के बेसिस पे। परचेज प्रोसेस छोड़ो, मैं कह रहा हूँ पूरे एंटिटी में इंटर कंट्रोल्स कैसे लगे हुए हैं, ये पूरा फ्लो चार्ट से मैं आपको समझा के दिखा दूँ अगर, ठीक है। देखो समझो मेरी बात को, सुनना ध्यान से। फ्लो चार्ट का मतलब सीधा सीधा होता है एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ कंपनीज इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है। हर मतलब हर परचेज डिपार्टमेंट का, सेल्स डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, जो भी सारे आपके डायरेक्ट मटेरियल का यूजेज का, जो भी सारे आपके ओवरहेड्स लग रहे हैं, सबका सबका आपने फ्लो चार्ट, ग्राफिकली फ्लो चार्ट बना दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। और तो उससे क्या हो जाएगा, इससे ऑर्डर को थोड़ा सा एक तरह से क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये पूरा कैसे हो रहा है प्रोसेस। देखो, अगर आप नरेटिव रिकॉर्ड्स के हिसाब से जान रहे हो, मतलब सुन रहे हो, सुनने से ज़्यादा आपको देखने में ज़्यादा मजा आएगा ना। देखो आप भी ऑडिट वगैरह पढ़ते हो, तो आपको समझ आता है ना। अगर अगर आपको कहीं से मतलब एक तरह से फिगर्स मिल जाए या फिर आपको कहीं से डायग्राम्स मिल जाए, तो आपको समझ ज़्यादा आता है। तो फ्लो चार्ट एक तरह से डायग्राम्स ही है। वो पूरा ऑडिटर ने लिख दिया, मतलब ऑडिटर ने नहीं, सॉरी, मैं एक तरह से मैनेजमेंट ने ही आपको बना के दे दिया कि भाई ये कैसे होता है परचेज प्रोसेस। पहले परचेज प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर वो किस में जाता है, वो प्रोसेस वन में जाता है। एक मतलब एक रॉ मटेरियल है, उससे हम जाते हैं किस में, प्रोसेस वन में जाते हैं, ठीक है। प्रोसेस वन में जाने में उसका नॉर्मल लॉस होता है 10% का। फिर प्रोसेस टू में जाता है वो, उसमें भी नॉर्मल लॉस होता है 20% का। फिर जाके फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। तो एक तरह से फ्लो चार्ट बना दिया उसने, ठीक है। फ्लो चार्ट बन गया, तो फ्लो चार्ट ईजी हो जाता है समझने के लिए। ये क्या है, मोस्ट कंसाइज वे ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑडिटर रिव्यू। मतलब ऑडिटर अपने रिव्यू को सीधा सीधा जो जो उसने ऑडिट किया, उसको वो मोस्ट कंसाइज वे में प्रेजेंट भी कर सकता है और रिकॉर्ड भी कर सकता है, ताकि आगे के लिए वो अच्छे से समझ पाए। गिव्स, ये देखो ये सारे ना कीवर्ड्स हैं, आपको यही सब मैंने कीवर्ड्स ही नोट करवाए हैं, यही सब याद करना ना, बहुत हो जाएगा। गिव्स बर्ड्स आई व्यू ऑफ द फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन। बर्ड्स आई व्यू मतलब एक तरह से बर्ड्स आई का आपको पता होगा, बर्ड हमको दिखता है सिर्फ 90 डिग्री, मतलब सिर्फ 90 डिग्री का, ठीक है। मतलब हमको सिर्फ दिखता है, हम स्ट्रेट, आसपास का हमको नहीं दिखता है। बट जो एक बर्ड होती है उसको क्या दिखता है, उसको 360 व्यू भी दिख जाता है ना। उसको 360 व्यू भी दिख जाता है। तो 360 व्यू जब उसको दिख जाएगा, तो सीधी सी बात है, एक तरह से आपको पूरा मतलब कॉम्प्रिहेंड, मतलब एक तरह से पूरी समरी बन गई आपके आंखों के सामने। आपको पूरा पता लग गया कि यहाँ पे लूप होल हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ पे आप थोड़ा अच्छे से ऑडिट कर पाओगे, ठीक है। ऑडिट के लिए मदद होगी, तो ये सारे मेथड्स हैं, ये ऑडिट में आपको मदद करते हैं एक तरह से इवैल्यूएशन ऑफ इंटर कंट्रोल्स के बारे में, ठीक है। will help the audit will help to understand and evaluate internal controls in correct perspective। मतलब आप इंटरनल कंट्रोल्स को गलत वे में नहीं ले जाओगे, उसको मिस इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे, उसको करेक्ट पीओवी में समझ पाओगे, करेक्ट करेक्ट पर्सपेक्टिव में ऑडिटर समझ पाएगा, ठीक है। तो ये था फ्लो चार्ट का। और इसी के साथ ये पूरा लेक्चर खत्म होता है, मतलब पार्ट 2 में आपका ये पूरा खत्म होता है इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और आपको जैसे भी लगा है, जैसा भी मैंने पढ़ाया है उस हिसाब से प्लीज़ ऑनेस्ट एक तरह से आप कमेंट कर सकते हो, डाल देना पूरा कमेंट, ऑनेस्ट कमेंट डाल देना, ठीक है। और अगर अच्छा लगा है तो मैं तो डेफिनेटली डालूंगा आगे का। बट आप प्लीज़ सजेशन कर सकते हो कि कौन से आप किस चैप्टर वाइज चाहते हो या कैसे चाहते हो, कुछ भी आप जो चाहते हो। बाकी मैंने आपको लिंक वगैरह दे रखे हैं मेरे, आप आईडी वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी जो आपको मेरे चैनल पे जाके मिल जाएगा, मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल का मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का मिल जाएगा। बाकी आपको कहीं भी कनेक्ट करना है तो आप वहाँ पे जाके कनेक्ट भी कर सकते हो मेरे से। कुछ भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। एनी सजेशन आप देना चाहते हो आगे, मतलब बेटरमेंट के लिए या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए, आपको लगता है कहीं भी कुछ भी सजेशन एज अ फ्रेंड दे सकते हो आप मेरे को, डेफिनेटली मैं उसको कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो आई होप जितना मैं मैक्सिमम समझा सकता था इंटर कंट्रोल्स के बारे में मैंने समझा दिया है। देखो, मेरे इतना यार यूट्यूब पे कहीं मिलता भी नहीं है, सीधी सी बात, मेरे को खुद नहीं मिलता था यूट्यूब पे। मैं जब पढ़ता था तो मेरे को खुद यूट्यूब पे इतना सारा मिलता नहीं था, मेरे बहुत सारे डाउट्स होते थे और मेरे वो डाउट रह जाते थे। तो मेरा एक यही मोटिव था कि यार जैसे मैंने पढ़ा था ना डाउट, थोड़ा मैंने इसमें मेहनत लगती है थोड़ा समझाने में, देखो इस इन डेप्थ समझाने में थोड़ी मेहनत लगती है, और यूट्यूब पे वो कोई डालते नहीं है। और सारे बंदे अफोर्ड भी नहीं कर सकते क्लासेस, सीधी सी बात है। तो बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं बट अफोर्ड नहीं कर सकते क्लास। तो उनके लिए भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मेरा ये मतलब था यूट्यूब पे डालने का। बाकी मेरा कोई मोटिव नहीं था। तो ये इसी के साथ मैं ये लेक्चर भी एंड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और तब तक के लिए बाय बाय गाइस, पढ़ते रहो। और नेक्स्ट जो मैं चैप्टर डालने वाला हूँ वो आपको पता लग जाएगा क्या डालूंगा। आप देखते रहना चैनल, तब तक के लिए चैनल आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर चाहते हो तो, अगर आपको
अच्छा लगा तो कर सकते हो, डेफिनेटली लाइक भी कर सकते हो, कमेंट शेयर एवरीवन अराउंड जो जो मतलब अराउंड यू, जो भी आपके ऐसे ये फ्रेंड्स वगैरह हैं, आपके जो आसपास के दोस्त हैं, उनको सबको आप शेयर वगैरह सब कुछ कर सकते हो। आई होप कि आप भी सपोर्ट करोगे। तो यस, डेफिनेटली इसी के साथ मैं चैप्टर मतलब पूरी ये वीडियो एंड करता हूँ। एंड थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग दिस होल वीडियो। तो इसी के साथ बाय बाय गाइज, आप पढ़ते रहो तब तक, ठीक है। मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ आपके साथ। ओके गाइज, बाय 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 बाय, टाटा टाटा। टाटा गाइज, बाय बाय।